पिछले 2 दिनों से यानी कल और आज राहुल गांधी कर्नाटक में थे। उन्होंने उसी जगह से अपनी चुनावी सभा की शुरुआत की है। आप जानते हैं जहां से 2019 में भाषण देने के कारण राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई है। बात कर रहा हूं मैं कोलार की। कोलार ऐसे तो आप जानते हैं कि भारत के इकलौते सोने की खान के लिए जाना जाता है। बहुत शानदार सोना कोलार में मिलता है, लेकिन यहां नेचुरल गोल्ड की जगह पॉलिटिकल गोल्ड खोजने की कोशिश भाजपा कर रही थी। मोदी सरनेम को बीजेपी ने ओबीसी के अपमान से जोड़कर कर्नाटक की चुनावी नैया को भाजपा पार लगाना चाहती थी, लेकिन वहां राहुल गांधी जब कल पहुंचे तो ऐसा पलटवार किया कि कर्नाटक ही नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुक्मरान जो हैं उनकी भी पूरी की पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। आप तो जानते ही हैं कि इस बार कर्नाटक चुनाव में भाजपा के लिए कई तरह के संकट खड़े हैं। सबसे बड़ा संकट तो सत्ता बचाने का है, क्योंकि सत्ता में भाजपा किस ढंग से आई थी यहां बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। इसके अलावा भाजपा में चल रही भगदड़ और कई तरह के लोग कई तरह के ऐसी हेडिंग लगा भी रहे हैं, कर्नाटक भाजपा में भगदड़, ऐसी बातें बहुत लिख रहे हैं लोग, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, भगदड़ है। और खासकर वरिष्ठ नेताओं और पूर्व मंत्रियों का कांग्रेस प्रवेश, आरक्षण का मसला, सांप्रदायिक मसला, ये तमाम मसले ऐसे हैं जो खड़े कर दिए गए हैं और विवाद खड़े करने की कोशिश, और ये सब भाजपा की चुनावी जीत की संभावनाओं पर अब प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो भाजपा की कोशिश हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने की है, क्योंकि ये कार्ड हमेशा भाजपा को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को, जो भी कह लें, उसको फायदा दे जाता है। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनाव से ठीक पहले 2 ऐसे मुद्दों को हवा दे दी है जिन पर भाजपा फंस सकती है। राहुल गांधी ने कर्नाटक से जातिगत जनगणना का कार्ड खेला है, जिस पर भाजपा बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले ही फंसी हुई है, और अब कर्नाटक से भी इसी मांग को राहुल गांधी ने उठा दिया है। सुनिए जरा राहुल गांधी को ओबीसी के मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी ने एक और सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी का अपमान किया है। सबसे पहले मैं किसी का अपमान कभी नहीं करता हूं, मगर दूसरा सवाल और बड़ा सवाल, अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी की बात करते हैं तो फिर सचमुच में हम ओबीसी की बात क्यों ना करें। और ओबीसी वर्ग के सामने 2-3 बड़े मुद्दे हैं, देश के मुद्दे हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अगर हम चाहते हैं कि ओबीसी को ताकत दी जाए, राजनीतिक ताकत, आर्थिक ताकत, तो सबसे पहला कदम हमें यह मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में ओबीसी है कितना। अगर हम ओबीसी को ताकत देना चाहते हैं तो पहले यह समझना होगा कि देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं। अगर हमें यही नहीं मालूम तो हम ओबीसी को शक्ति, ओबीसी को ताकत कैसे दे सकते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 2011 में हमने सेंसस किया था, और पहली बार हमने सेंसस में सवाल पूछा था कि भैया आप ओबीसी हो, आप दलित हो, आप आदिवासी हो, आपकी जात क्या है। और पूरा का पूरा डेटा हिंदुस्तान की सरकार के पास है, मगर नरेंद्र मोदी जी ने डेटा पब्लिक नहीं किया है, छुपाया हुआ है। दिल्ली की सरकार को मालूम है ओबीसी की कितनी आबादी है हिंदुस्तान। अगर दिल्ली की सरकार किसी को बता नहीं रहे तो मोदी जी, अगर आप सचमुच में ओबीसी को ताकत देना चाहते हो, आर्थिक ताकत देना चाहते हो, राजनीतिक ताकत देना चाहते हो, तो सेंसस में जो डेटा है उसको पहले आप पब्लिक कीजिए, कि देश को पता लगे कि इस देश में ओबीसी वर्ग कितना है, दलित वर्ग कितना है, आदिवासी वर्ग कितना है।
करोगे, तो कांग्रेस पार्टी ये काम करके दिखा देगी। क्योंकि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं, हम सचमुच में ओबीसी वर्ग, दलित, आदिवासी वर्ग को ताकत देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग भी इस देश को चलाने में उनकी हिस्सेदारी हो। तो राहुल गांधी सीधा सीधा कर्नाटक से दिल्ली को चुनौती दे रहे हैं। दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं, मोदी जी को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। और ये बात जो आप सुन रहे थे, ये भाषण जो सुन रहे थे राहुल गांधी का, ये कल का भाषण, लेकिन आज ये माफ करें, ये आज का भाषण। कल भी उन्होंने ऐसी ही बातें की थी कोलार से, जब उन्होंने अपने इस चुनावी सभा की शुरुआत की। कल दरअसल 16 अप्रैल को कोलार पहुंचे थे राहुल गांधी और उन्होंने वहां भी ओबीसी के हक का सवाल और जातिगत आधारित जनगणना की मांग मोदी सरकार के सामने रखी थी। और कांग्रेस की जय भारत चुनावी रैली में उन्होंने कहा था कि संप्रग ने, यानी कि यूपीए की सरकार ने 2011 में जाति आधारित जनगणना की थी और इसमें सभी जातियों के आंकड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आप ओबीसी की बात करते हैं, उस डेटा को सार्वजनिक कीजिए, देश को बताइए कि देश में कितने ओबीसी, कितने दलित और कितने आदिवासी हैं। आंकड़ों को सार्वजनिक करने की जरूरत को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि अगर सभी को देश के विकास का हिस्सा बनना है तो प्रत्येक समुदाय की आबादी का पता लगाना जरूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यूपीए सरकार ने 2011 में, जो यहां राहुल गांधी कह रहे थे वही बात दोहरा रहा हूं, कि 2011 में सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना यानी कि SECC की थी 2011 में। लेकिन इसके बाद ऐसी कोई पहल मौजूदा सरकार ने नहीं की। मौजूदा सरकार को चाहिए था कि इस जातिगत आधारित जनगणना को पब्लिक करे, जो यहां राहुल गांधी कह रहे हैं। कई बार कांग्रेस से यह सवाल पूछा जाता है कि आपके समय में ये जाति आधारित जनगणना हुई और उसके बाद आपने इसको पब्लिक क्यों नहीं किया। लेकिन आप लोगों के सामने एक बात और रखना चाहता हूं कि जब जनगणना करते हैं, मतगणना की तरह मतगणना जो है वो तो एक दिन में आपके पास सब कुछ आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है। लेकिन जनगणना जब आप करते हैं और उसको पूरा पब्लिक करने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लगता है। 3 से 4 साल के बीच में, यानी 2011 के बाद तीसरे साल में सरकार आ गई थी मोदी जी की। ये काम मोदी जी का था, उनकी सरकार का था, लेकिन नहीं किया गया। खैर, उधर राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे और इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिख करके, एक खत लिख करके कहा है कि मैं एक बार फिर से नवीनतम जाति जनगणना के लिए आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग को रखने के लिए आपको ये पत्र लिख रहा हूं। मेरे सहयोगियों ने और मैंने पहले भी कई अवसरों पर संसद के दोनों सदनों में इस मांग को उठाया है। कई अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस मांग को रखा है। मई 2014 में आपकी सरकार आने के बाद कांग्रेस और अन्य सांसदों ने इसे जारी करने की मांग की, लेकिन कई कारणों से जातिगत आंकड़े प्रकाशित नहीं किए गए। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे खत लिख करके सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो जातिगत जनगणना की मांग पर भाजपा बिहार में पहले ही फंसी हुई है, बुरी तरह से फंसी हुई है, आप सब जानते हैं। वहां नीतीश कुमार की सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाना शुरू कर दिया और अब इधर कर्नाटक में कांग्रेस ने फिर इस मुद्दे को खड़ा किया है। कांग्रेस की इस पहल से जेडीयू, राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल भी खुश होंगे और विपक्षी एकता की संभावनाएं और मजबूत होंगी। राहुल गांधी के लिए इस मसले का दोहरा इंपॉर्टेंस है, महत्व है। एक तरफ ये विपक्ष को एक करने की कोशिश है और दूसरी तरफ उस ओबीसी समुदाय को साधने की कोशिश है जिसके अपमान का आरोप राहुल गांधी पर उनके विरोधियों ने लगाया है। विरोधियों में कौन? तो भारतीय जनता पार्टी। तो भाजपा उस अपमान की बात करती रही, यानी ओबीसी के अपमान की बात, जो राहुल गांधी ने किया ही नहीं। और अब खुद राहुल गांधी ने ओबीसी के आंकड़े जारी करने की मांग सरकार से करके भाजपा को पसोपेश में डाल दिया है। अगर वो राहुल गांधी की मांग को पूरा न करे, यानी बीजेपी न करे, तो ओबीसी विरोधी कहलाएगी, और पूरा करे तो राहुल गांधी के आगे झुकी हुई नजर आएगी। इससे जनता के बीच भाजपा की छवि कमजोर होगी। तो राहुल गांधी ने दोनों तरफ से मोदी जी को यहां पर, यानी कि दिल्ली के सरकार को यहां
बांध कर रख दिया है। और दूसरा जो कदम है राहुल गांधी का, वो है कदम दुग्ध का मामला, दूध का मामला, नंदिनी बनाम अमूल का मामला। आप लोगों ने एक विजुअल देखा होगा, नंदिनी दूध के स्टोर पर राहुल गांधी पहुंचते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। जरा उस विजुअल को ले आइए स्क्रीन पर, अगर ला सकते हैं जल्दी से जल्दी। राहुल गांधी पहुंचते, ये देखिए ये विजुअल है, राहुल गांधी अभी कर्नाटक में चल रहा था कुछ दिनों से। नंदिनी के अमूल द्वारा अधिग्रहण की जो आशंका है, उसके बीच माहौल में बाहरी बनाम स्थानीय का सवाल गहराता जा रहा था। इस बीच राहुल गांधी ने नंदिनी की आइसक्रीम खरीदकर नंदिनी ब्रांड को कर्नाटक का गौरव बता दिया। यानी कांग्रेस ने अपना पक्ष साफ कर दिया है कि वो अगर कर्नाटक में आती है दोबारा जीत करके, तो नंदिनी ब्रांड ही यहां रहेगा। यानी कि ये इसी ब्रांड के लोग दूध पिएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और दूध से निर्मित इससे बने हुए तमाम अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो उसका मज़ा उठा पाएंगे। कीमत भी कम है, अमूल से कम है। क्या ये गुजरात बनाम कर्नाटक करने की कोशिश थी या कुछ और था? तो बहुत सारी बातें हैं। कुल मिलाकर चुनावी वादों और घोषणाओं के अलावा राहुल गांधी ने 2 ऐसे मुद्दों को अपने दौरे में उठाया है जो सीधे जनता तक पहुंचेंगे और इसमें मीडिया कुछ नहीं कर पाएगा। मीडिया का जिक्र यहां आखिरी सेंटेंस कर रहा हूं, क्यों कुछ नहीं कर पाएगा आगे चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में भी बहुत कुछ हो गया पिछले 2 दिनों से, आप सब जान रहे हैं मीडिया के सामने क्या कुछ हुआ। तो आइए दोस्तों आज चर्चा करते हैं। और बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ